मेरे दोनों बच्चों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अब तुम दोनों 21 के हो गए हो, थोड़े तो समझदार बन जाना, बहुत परेशान करते हो मुझे। अरे माँ, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन तुम्हें परेशान करना कभी बंद नहीं करेंगे। वो तो हम दोनों का सबसे फेवरेट काम है। जतिन और आर्यन का आज 21वां जन्मदिन था। रात को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कई सारे पक्षी झुंड बनाकर एक साथ विलाप कर रहे हों। हे भगवान, आज के दिन भी इन चमगादड़ों को आना था क्या? न जाने क्या अपशगुन फैलाने आते हैं। पिछले 21 सालों से मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। हर अमावस को यहाँ झुंड बनाकर आ जाते हैं। लाओ, मुझे एक डंडा दो, अभी भगा कर आता हूँ। मेरे भाई, वो चमगादड़ हैं, कोई चिड़िया नहीं है जो डंडा देकर भाग जाएंगे। छोड़ो उन्हें, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी चल रहा हूँ। कमरे की खिड़की देख लेना जरा, कहीं कुंडी खुली हो और ये चमगादड़ कमरे के अंदर आ जाए। ठीक है माँ, गुड नाइट। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन पूरी रात चमगादड़ों का वो झुंड उनके घर के ऊपर मंडराता रहा। गांव का एक आदमी हरीश अपने साइकिल पर वहां से गुजर रहा था, तभी उसका ध्यान भी उन चमगादड़ों के झुंड पर पड़ा। हे भगवान, पता नहीं इस घर में रहने वाले इंसान हैं या राक्षस। हर अमावस को इनके घर के ऊपर चमगादड़ों का झुंड मंडराता रहता है। यहाँ से तो गुजरने से भी डर लगता है। अगली बार अमावस होगी तो यहाँ से गुजरूंगा ही नहीं। अगली सुबह खिड़की से सूरज की किरणें जतिन और आर्यन के कमरे में पड़ती है। इससे पहले कि उनकी आंख खुलती, तभी उन्हें बाहर से लोगों की चीख सुनाई देती है। दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं। अरे, ये किसकी आवाज थी? आवाज तो बाहर से आ रही है, चल कर देखते हैं। जतिन, आर्यन और उनकी माँ जल्दी से दौड़कर घर के बाहर जाते हैं तो उनके घर के पीछे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और गांव के एक आदमी का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह सफेद हो चुका था और आंखों की पुतलियां भी बाहर निकलकर आई हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का कतरा कतरा खून पीकर किसी ने उसे मार डाला हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी का मुर्दा शरीर हमारे घर के पीछे क्यों लेकर आए आप लोग? इसे हम लोग लेकर नहीं आए हैं। सुबह जब मैं और हरिया खेत की तरफ जा रहे थे, तब कुछ अजीब सी गंध आई हमें। यहाँ आकर देखा तो इसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। कल तुम्हारी ही छत के ऊपर चमगादड़ मंडरा रहे थे ना हो तुम लोग जरूर कुछ न कुछ तंत्र मंत्र करते हो। फालतू बातें मत करो। आज तक किसी ने देखा है मुझे जादू टोना करते? चुपचाप अपने अपने घर जाओ। शशि ने गांव वालों को धमकाकर वहां से भगा दिया, लेकिन जैसे ही अगली अमावस की रात आई तो फिर से उनकी छत के ऊपर चमगादड़ों का झुंड आकर विलाप करने लगा। न जाने ये चमगादड़ हमारे घर के ऊपर ही क्यों मंडराते हैं। बस इस बार कोई अनहोनी ना हो, वरना गांव वाले न जाने क्या सोचेंगे। आज इसी डर को लेकर शशि को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने घर के पीछे जाकर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। उसका मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए गांव की झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। अरे, ये सब लोग दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं मधु? गांव में कुछ हो गया है क्या? अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? शशि बहन, गांव की झाड़ियों में वैसा ही एक शव मिला है जो पिछली बार तुम्हारे घर के पीछे मिला था। किसी ने उसी तरह से एक आदमी को मार डाला है। उसका भी पूरा शरीर सफेद हो गया है, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। ये बात सुनकर शशि भी डर गई। अगली कई अमावस तक ऐसा ही चलता रहा। चमगादड़ों का एक झुंड उनके घर पर मंडराता और उसी रात गांव का कोई न कोई आदमी मारा जाता। एक दिन, अरे आर्यन, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है बेटा? पता ना घर के बाहर वो चमगादड़ों का झुंड मंडरा रहा है। इतने महीनों से हर अमावस को किसी न किसी की जान जा रही है। हाँ, आज अमावस की रात है, तेरा घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। लेकिन माँ, मेरा जाना जरूरी है। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो माँ, गांव में जो भी हो रहा है वो मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे जाना ही होगा। आर्यन जबरदस्ती अपने घर से निकल जाता है। जब वो घर से निकला तो घड़ी में रात के 11 बजे हुए थे। वो देर रात लगभग 2 बजे अपने गांव वापस आया। वो गांव की झाड़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे किसी की चीख सुनाई दी। उसने सामने की तरफ देखा तो एक वैम्पायर झाड़ियों की तरफ खड़ा था। उसकी वेशभूषा और शरीर की बनावट बिल्कुल एक
चमगादड़ जैसी थी। उसे देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बुरी तरह डर गया। तभी उस वैम्पायर ने उसकी आंखों के सामने उस आदमी की गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून चूस लिया और कुछ ही देर बाद एक चमगादड़ का रूप लेकर वहां से उड़ गया। इसका मतलब गांव में जो खून पीने वाले राक्षस की बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल सच है। लेकिन ये वैम्पायर अचानक से हमारे गांव में कैसे आने लगे? आर्यन दबे पैरों से झाड़ियों की तरफ गया तो किसी गांव वाले का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ था। आर्यन उस आदमी को उठाता है। तभी कुछ गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्यन को वहां देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो तू ही है वो पिशाच जो गांव वालों का खून चूस कर उन्हें मार रहा है। आज तो हम गांव वालों ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो अस्पताल से लौट रहा था और मैंने इसकी चीख सुनी तो मैं यहाँ आ गया और मैंने उस वैम्पायर को इसे मारते हुए देखा है। उसने इसे मारा और फिर चमगादड़ बनकर यहाँ से उड़ गया। अरे, तो इस गांव में चमगादड़ों का लेना देना भी तो तुम लोगों से ही है। तुम लोगों के घर पर पिछले 21 सालों से चमगादड़ मंडरा रहे हैं। व्यर्थ में तो किसी के घर पर वो नहीं मंडराते। जिस दिन गांव में तुम्हारे घर के पीछे वो पहली मौत हुई थी ना, उसी दिन तुझे खत्म कर देना चाहिए था। तो गांव में इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन कोई बात नहीं, तब न सही तो अब सही। आज तो हम तुझे मार कर ही रहेंगे। खत्म कर दो इसे, मारो। गांव वालों की चीख सुनकर शशि और जतिन भी वहां आकर इकट्ठा हो गए, लेकिन सब लोगों ने आर्यन को घेरा हुआ था। ये देखकर वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ? छोड़ो उसे। हाँ, छोड़ो मेरे भाई को। मैंने कहा मेरे भाई को छोड़ो। अगर तेरे भाई को छोड़ दिया ना तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। यहाँ पर मुंगेरी की लाश पड़ी है और जब हम सब गांव वाले यहाँ पर दौड़ते हुए आए तो तेरा भाई यहीं पर खड़ा था। पहले लाश तुम्हारे घर के पीछे मिली और आज तेरा भाई हमें यहाँ पर मिला। ये देख, उसके मुंह पर खून भी लगा है। बार बार ये कोई संजोग नहीं हो सकता। आज हम इसे मार डालेंगे। गांव वालों, पीपल के पेड़ पर बांध दो इसे। बस, बहुत हो गया। ऐसा कैसे तुम मेरे बेटे को मार डालोगे? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है और मेरे जिंदा रहते हुए तुम मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर किसी गांव वाले ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो अभी पुलिस को बुला लूंगी और एक एक को पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे तो बुलाना पुलिस को, कौन डरता है? देखो शशि बहन, हमें तुम्हारे लड़के को नुकसान पहुंचाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये इसके पास खड़ा होकर क्या कर रहा था? आखिर इसकी सलामती चाहती हो ना तो घर में बेड़ियों में बांध कर रखो इसे, वरना अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर हमें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। ठीक है, इसे बेड़ियों से बांध कर रखूंगी मैं, लेकिन कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उस रात बात जैसे तैसे टल जाती है। अगली अमावस का दिन आता है तो शशि आर्यन को बेड़ियों से बांध देती है। अरे माँ, तुम ये क्या कर रही हो? मैं समझ सकता हूँ कि गांव वालों को मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें भी अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? माफ कर दे बेटा, लेकिन ये सब मैं गांव वालों की वजह से कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुझे कोई नुकसान पहुँचाए। माँ, तुम मुझे बेड़ियों में भी बांध कर रखोगी ना, तब भी किसी न किसी गांव वाले की जान जाएगी, क्योंकि असली खून चूसने वाला राक्षस मैं नहीं, कोई और है। कौन है? तूने देखा है उसे? नहीं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ माँ। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता, उसके दरवाजे पर गांव वालों ने दस्तक दे दी। गांव के मुखिया के साथ कुछ लोग वहां पर आए। आप सब यहाँ? पुष्टि तो करनी पड़ेगी ना, तुमने इसे बांध कर रखा भी है या नहीं? आज रात हम यहीं रुकेंगे। लेकिन मुखिया साहब, मेरा बेटा वो खून चूसने वाला राक्षस नहीं है। बताना बेटा, तू कह रहा था ना तूने उस खून चूसने वाले राक्षस को देखा है, तो बता दे कौन है वो बेटा। ये तो हमें भरमाने की कोशिश करेगा ही। इसके मुंह पर पट्टी बांध दो ताकि ये कुछ बोल ही ना पाए। लेकिन मुखिया जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर शक करके आप एक और गांव वालों की जान खतरे में डाल रहे हो। चुप, एकदम चुप, पट्टी बांध दो इसके मुंह पर। थोड़ी देर बाद उनकी छत पर फिर से वो चमगादड़ों का झुंड मंडराने लगता है और उनके विलाप की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। आज चाहे ये पूरी रात तुम्हारे घर के ऊपर मंडराते रहें, लेकिन आज हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब गांव वाले वहीं बैठे रहे। 2 घंटे तक गांव में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन 2 घंटे बाद उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। ये तो बिल्कुल वैसी ही चीख थी। इसका मतलब आज भी कोई मारा गया। लेकिन अगर ये यहाँ है तो
आर्यन कुछ बोलना चाहता था, इसलिए वो बहुत छटपटा रहा था। खोलो इसे। गांव वालों ने आर्यन को खोला। मैंने कहा था ना, वो कोई और है। अगर वो कोई और भी है तो आज पकड़ा गया होगा। गांव वाले आज पहले से ही वहां पहरा दे रहे थे और आज तो वो राक्षस उनके हत्थे चढ़ी गया होगा। जल्दी चलो। गांव वालों के साथ शशि और आर्यन भी वहां पहुंचे। गांव वालों ने उसे शिकारी के जाल में पकड़ लिया था। वो छटपटाता हुआ गांव वालों की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा था। अच्छा, तो ये है वो। ये मेरी पुश्तैनी तलवार है। इस वहशी को तो आज मैं अपनी इस पुश्तैनी तलवार से ही खत्म कर दूंगा। मुखिया जी ने उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन एक के बाद एक कई वार करने के बाद भी उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ और वो और जोर जोर से घुर्राने लगा। इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसे तो हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। शायद इसे मारने का तरीका कुछ और है। हम इस तरह किसी आम औजार से शायद इसे नहीं मार सकते। इससे पहले कि आर्यन कुछ और कहता, वैम्पायर बौखला गया। जिन गांव वालों ने जाल को पकड़ा हुआ था, वैम्पायर ने अपनी सारी ताकत से उन्हें धक्का दिया और आर्यन के ऊपर लपक पड़ा। उसके हाथ में आर्यन का हाथ आ गया, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन के हाथ को छुआ, वो बुरी तरह चीखने लगा और उसने आर्यन को धक्का देकर दूर फेंक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर गांव वालों ने फिर से उस जाल को कसकर पकड़ लिया और एक रस्सी से उसे सामने के पेड़ पर बांध दिया। तेरे हाथ में ऐसा क्या था बेटा जिससे वो डर गया? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है माँ। दिखा। शशि ने जैसे ही आर्यन का हाथ देखा तो उसके हाथ पर जन्म से एक निशान था जो बिल्कुल महादेव के त्रिशूल जैसा था। ये तो वही निशान है बेटा जो तुझे जन्म से मिला है, महादेव के त्रिशूल का निशान। शायद यही एक अंदेशा है। लेकिन माँ, मेरे हाथ का निशान इसका अंत तो नहीं कर सकता ना? तेरे हाथ का ये निशान नहीं, लेकिन महादेव का त्रिशूल इसका अंत कर सकता है। तू शायद नहीं जानता कि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ बेटा। पहले मैं अनाथ आश्रम में नौकरी करती थी। जब तू 1 दिन का था तो कोई तुझे वहाँ छोड़कर चला गया था और तेरे साथ एक झोला भी था जिसमें तेरे कुछ कपड़े और एक त्रिशूल था। ठीक वैसा ही जैसा निशान तेरे हाथ पर बना है। शायद वो त्रिशूल इसका अंत कर सकता है। मैं अभी वो लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो वैम्पायर फिर से छटपटाने लगा। शशि जल्दी से घर गई और आर्यन के बचपन के सामान से वो त्रिशूल लेकर जल्दी से झाड़ियों की तरफ पहुंची। शशि ने आर्यन के हाथ में वो त्रिशूल पकड़ाया और गांव वालों ने रस्सियों से बंधे हुए उस वैम्पायर को कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने वो त्रिशूल सीधे उसके सीने में घोंप दिया। तभी वहां उसकी तेज चीख गूंजी। उसकी चीख गूंजते ही वहां चमगादड़ों का झुंड आकर इकट्ठा हो गया और उसके मृत शरीर के ऊपर जाकर विलाप करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते उसने शशि के दूसरे बेटे जतिन का रूप ले लिया। वो धाराशाही होकर गिर गया। लेकिन यह देखकर कि उस वैम्पायर ने जतिन का रूप ले लिया है, ये देखकर शशि के होश उड़ गए। नहीं जतिन, नहीं, ये मेरा बेटा जतिन नहीं हो सकता। जतिन, जतिन। शशि रोती चीखती हुई जतिन के शरीर को सहलाने लगी। जतिन का शरीर भी अब बिल्कुल सफेद हो चुका था। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं शशि बहन, लेकिन ये तुम्हारा बेटा नहीं था। ये एक राक्षस था जिसका अंत होना बहुत जरूरी था, वरना तुम जानती हो ना, ये पूरे गांव को खत्म कर देता। हाँ माँ, उस रात मैंने सब कुछ देख लिया था और गांव वालों के साथ मिलकर एक खेल रचा था। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता था क्योंकि तुम शायद मेरी बात को नहीं समझ पाती और ना ही मैं जतिन को हमारे ऊपर शक होने दे सकता था। मैंने तुमसे सब छुपाया, मुझे माफ कर दो माँ। ये सब मेरी ही गलती है। जब ये पैदा हुआ तभी पंडित जी ने मुझे कह दिया था कि ये बच्चा ईश्वर की देन नहीं बल्कि शैतान का रूप है। इसका जन्म उस नक्षत्र में हुआ था जो सबसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वो नक्षत्र तब बनते हैं जब कोई वैम्पायर अपना शरीर छोड़ता है, और अगर उसी नक्षत्र में किसी का जन्म हो जाए तो वो एक इंसान नहीं बल्कि उसी रक्त पिशाच का रूप होता है। बचपन में भी मैंने बहुत बार ऐसी चीजें देखी, लेकिन एक माँ की ममता के आगे मैंने सब कुछ छुटला दिया। जतिन,
बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? शशि की आवाज देते ही जतिन वहां से उठकर भाग गया, लेकिन शशि ने देखा तो वहां एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी जिसका खून जमीन पर पड़ा हुआ था। इसने एक बिल्ली को मार डाला। कभी यह कबूतर को मार डालता है, कभी किसी जानवर को। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं उन पंडित जी का वचन सच ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों को सबसे छुपा कर रखना होगा। मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। तुम खुद को इसका दोष मत दो माँ, जो होना था वो हो गया और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो। सब गांव वालों ने वहीं पर जतिन का अंतिम संस्कार कर दिया और उसका अंतिम संस्कार उसी नक्षत्र में हुआ जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था। अभी तो गांव के ऊपर से खतरा टल गया है, लेकिन कौन जानता है कि वैम्पायर फिर किसके रूप में जन्म ले ले।